हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो सभी प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इस हिंदी प्रैक्टिस सेट के सेशन को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं जिससे आज की क्लास को शुरू किया जाए। सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल जुड़ जाइए जिससे आज की क्लास को हम लोग शुरू करें। देखो, एक समस्या बार बार आ रही है कि सर क्लास आज चलेगी कि नहीं चलेगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने बार बार कहा है कि क्लास 8 बजे चलती है तो चलेगी। हाँ, विषम परिस्थितियाँ कोई आ गई तो मान लो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, ऐसा कोई समस्या है तो हो सकता है क्लास ना चल पाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होने वाला है। दूसरी चीज़ और पहली जानकारी क्या है कि जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो देखिए सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी बनी होगी, तो अभी इसी क्लास में ही उस घंटी पे आप क्लिक कर लो, ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी प्यारे बच्चों, जिससे हमें बार बार आपको शेयर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और आप खुद से जब आप देखो, जब मैं वीडियो यहाँ अपलोड करूँगा, ठीक है, जब मैं क्लास यहाँ लाइव लूँगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा और आप वहाँ पे क्लिक करके और रिमाइंडर ऑन कर लेंगे तो आपको 8 बजे एकदम वीडियो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पे है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित यानी स्वीकृत का प्रस्ताव था। तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने स्वीकृत का प्रस्ताव था। और देख लो इस प्रश्न की कितना महत्वपूर्ण स्थान है इस एग्ज़ाम में। यूपीएसआई 17 पूछा है प्यारे बच्चों, आबकारी सिपाही परीक्षा 16 पूछा हुआ है, यूपीएसआई फिर 16 पूछा हुआ है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रश्नों के लेवल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इससे ज़्यादा लेवल हिंदी में होता ही नहीं है भाई। अगर आपको यूपीएसआई के पेपर में पूछा हुआ सवाल दिख रहा है, आबकारी परीक्षा में दिख रहा है, यूपीएसआई में 2 बार आ चुका है, तो इसका मतलब सवाल तो अपने आप में दमखम रखता होगा ना। तो बिल्कुल आप बहुत ही आराम से और एक एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का स्वीकृति प्रदान किया गया था। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949 को। प्यारे बच्चों, कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा की मान्यता दी गई। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा की मान्यता दी गई, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है बच्चों? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। तो प्यारे बच्चों, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की परीक्षा में आया था, यूपीएसआई 17 भी पूछा हुआ है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि मैं जितने भी सवाल लेके आ रहा हूँ सारे सवाल प्रीवियस ईयर के ही हैं बच्चों, तो कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। सभी लोग बिल्कुल आपको टाइम दे रहे हैं, आपको सवालों के आंसर करने के भरपूर टाइम देंगे हम। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों लोक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो सभी प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों राजभाषा। क्या है? राजभाषा को 14 सितंबर 1949 हिंदी बनाया गया था।
ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है प्यारे बच्चों? परिचालक परीक्षा 2015 में आया हुआ है, व्यायाम परीक्षक परीक्षा 2018 में आया हुआ है, यूपीएसआई में भी आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करके बता दो कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो सभी के पास 30 सेकंड का टाइम है और 30 सेकंड में सभी लोग आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वो आपका है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और कौन कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है प्यारे बच्चों? एक तो आपका हो गया संस्कृत, मराठी और नेपाली और हिंदी, ये चारों भाषाओं की लिपि क्या है बच्चों? देवनागरी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से आपका अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी स्वीकार किया गया है? तो प्यारे बच्चों आपका पहला विकल्प दिया है 351, दूसरा 344, तीसरा 343 और चौथा दिया है 353। तो वीडियो की परीक्षा 18 में भी आया है प्यारे बच्चों, यूपी बीएड 2010 में भी आया हुआ सवाल है। तो बिल्कुल आपको कहीं से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आपके पास टाइम है 30 सेकंड का और सभी लोग इस 30 सेकंड में अपने सही आंसर का कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो प्यारे बच्चों संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी? तो प्यारे बच्चों ये आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 343। क्या है? अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया और इसकी लिपि क्या बताई गई? देवनागरी बताई गई। एक देखो ध्यान से, ये आपका 351 दिया है ना, 351 में क्या कहा गया प्यारे बच्चों? हिंदी के विकास के लिए निर्देश किस में दिया गया है? 351 में दिया गया प्यारे बच्चों, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका है संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। यूपी बीएड 2011 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना है कि संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। देखो पहला था वीजी खेर, गोविंद वीजी, ठीक है, खेर। कब हुआ था? जो खेर आयोग के नाम से प्रसिद्ध था, बाल गंगाधर खेर आयोग था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 1955। क्या लगाएंगे? 1955 में खेर आयोग था। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका है हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी क्या है प्यारे बच्चों? अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पाली। वीडियो 2015 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। तो हिंदी की आदि जननी क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी की आदि जननी क्या है। और आपको देखो मैं आपको बता देता हूँ भाषाओं का विकास क्रम कैसे चलता है। ठीक है, देखो ध्यान से, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी।
ये आपका भाषाओं का विकास क्रम था। तो हिंदी की आदि जननी पूछेगा प्यारे बच्चों तो हम लोग बिल्कुल आंसर लगाएंगे क्या, हिंदी की आदि जननी पूछेगा तो बताएंगे संस्कृत। क्या बताएंगे, संस्कृत को बताएंगे। बात समझ में आ रही है, हिंदी की आदि जननी प्यारे बच्चों संस्कृत है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम लोग किसको टिक कर लेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका है बी, संस्कृत को टिक करेंगे। बात है, और ये भाषाओं का विकास क्रम को आप सभी लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, लिपि की आवश्यकता क्यों होती है। प्यारे बच्चों लिपि की आवश्यकता क्यों होती है, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2016 में आया हुआ सवाल है। भाषा संकेत में, भाषा बोलने में, भाषा लिखने में और तीनों में। तो सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो भाई, अगर आप उर्दू लिखते हो ना तो फारसी लिपि लिखते हो ना, तो फारसी लिपि क्या होती है, दाहिने से बाएं लिखी जाती है। और जब आप देवनागरी लिपि लिखते हो हिंदी, तो कहाँ से, बाएं से दाएं चलती है। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो लिपि का प्रयोग है वो भाषा को लिखने में किया जाता है। किस में किया जाता है बच्चों, भाषा को लिखने में किया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्नों का संकलन है आज की क्लास में, बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिएगा और बहुत ही खतरनाक सवाल लिए गए हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। प्यारे बच्चों देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, अपभ्रंश साहित्य में, और दूसरा है जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो प्यारे बच्चों पाणिनि जो उनकी जो पुस्तक थी अष्टाध्यायी में समास पूछेगा तो क्या बताएंगे, 8 अध्यायों का समाहार, द्विगु समास। क्या बताएंगे, द्विगु समास बताएंगे। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था, वन रक्षक परीक्षा 2018 में आया हुआ सवाल है। और सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल कमेंट में आंसर बताएंगे कि देवनागरी लिपि का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो है जयभट्ट के शिलालेख में। किसमें, जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे कि वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। पाली, खरोष्टी, मंदारिन, देवनागरी। तो सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है। क्या है, देवनागरी है। तो वर्तमान में हिंदी किस लिपि में लिखी जा रही है, देवनागरी लिपि में ही लिखी जा रही है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, भारत के संविधान के आगे फिल इन द ब्लैंक है, खाली जगह भरना है, में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। किस संविधान के किस अनुच्छेद में, प्यारे बच्चों सवाल है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा बताया गया है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपका राइट आंसर है, सभी लोग कमेंट करके बता दो कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो प्यारे बच्चों एकदम आसान सा सवाल है, अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है, यूपीपीसीएल आरओ यूपीएसआई 2016। ठीक है, तो हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी कौन है, बिल्कुल गलती ना होने पाए। तो प्यारे बच्चों संस्कृत कौन है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी जो प्यारे बच्चों वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। बात मेरी समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाला है और ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी कौन है, संस्कृत है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त
चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो प्यारे बच्चों पहला विकल्प है भाषा, दूसरा बोली, तीसरा व्याकरण और चौथा लिपि। यूपीएससी 17 ने पूछा हुआ सवाल है। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका लिपि है। क्या है? लिपि है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लिपि कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या है? चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों यहाँ से आपका है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? प्यारे बच्चों ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। बिल्कुल आपके पास प्यारे बच्चों 30 सेकंड का टाइम है, पूरा यूटिलाइज करिए। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल एकदम राइट आंसर, एकदम सही क्या है देख लो ध्यान से, एकदम गड़बड़ ना करिएगा आप। इसमें प्यारे बच्चों जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली कौन सी भाषा है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत। तो सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल कमेंट में आंसर करके बता दो कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो आपने देखा होगा ना कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। तो अपभ्रंश आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे। अपभ्रंश क्या हो जाएगा? अपभ्रंश हिंदी को विकास करने वाली भाषा है। यूपीएससी 17 ने इसको भी पूछा हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ें। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका है आज का, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आपको गड़बड़ी नहीं करना। सभी लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है और उस 30 सेकंड में आप अपने सही आंसर को कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, बिल्कुल एकदम सटीक कमेंट आना चाहिए, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाओगे आप। तो प्यारे बच्चों अवधी बोली जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई। किससे हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। और इसमें आपको बता दें कि आपका जो पूर्वी हिंदी उपभाषा है, पूर्वी उपभाषा है, इसके अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और एक है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बात समझ में आ रही है? चलिए तो प्यारे बच्चों जो इसका राइट आंसर है वो आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर हम लोग बी को टिक कर लेंगे, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए हमने आपको पूर्वी उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाले की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। यही आपका जहरीला ट्रिक था, ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सभी लोग कमेंट में आंसर बताएंगे कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। खस अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। सभी के पास प्यारे बच्चों बिल्कुल टाइम है और आप सभी लोग आंसर भी देंगे। लोअर 1 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो जितने भी सवाल लिए जा रहे हैं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है आपको बताया गया था कि सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। बात समझ में आ रही है? चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न है, गोरखपुर, वाराणसी, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? तो सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि गोरखपुर, वाराणसी, आरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी, कौरवी, मैथिली, अवधी। तो सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके बताओ। देखो ये जो गोरखपुर का क्षेत्र है ना,
गोरखपुर, वाराणसी, ये आपका भोजपुरी भाषी क्षेत्र है। क्या है? भोजपुरी। तो प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन टिक कर लेंगे, भोजपुरी ही आपका इसका राइट आंसर है। लोअर सेकंड की परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल बच्चों, कहाँ है? लोअर सेकंड की परीक्षा 2020 में पूछा गया सवाल है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों लेके चलते हैं आपको। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, ब्रज भाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है प्यारे बच्चों वो कौन सा है? और सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि मथुरा है, वाराणसी है, इलाहाबाद है कि लखनऊ है। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 में आया हुआ सवाल प्यारे बच्चों, तो सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? सभी का कमेंट में आंसर बिल्कुल आना चाहिए, कहीं से कोई गड़बड़ ना होने पाए। तो पता ब्रज भाषा वृंदावन मथुरा की बात हो रही है ना प्यारे बच्चों, कहाँ? वृंदावन मथुरा की बात हो रही है। ब्रज की गोपियों के साथ रासलीला कौन कर रहा था? हमें कहाँ देख रहे हो? हम नहीं थे, ठीक है। अरे हमें कहाँ देख रहे हो जी? हम नहीं थे, वो भगवान श्री कृष्ण थे, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन है मथुरा। ब्रज की गोपियों के साथ रासलीला कौन रचाते थे? भगवान श्री कृष्ण थे। हमारे ऊपर शक मत करो, ठीक है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन है? मथुरा है प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो सभी प्यारे बच्चे देखो, मंडी परिषद परीक्षा 2019 में पूछा गया सवाल है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, जाहिर सी बात है। तो आप सभी के पास 30 सेकंड का टाइम है और उस 30 सेकंड में आप सभी लोग अपने अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए। सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बता दीजिए सब लोग। क्लास कैसी लग रही है? समझ में कुछ आ रहा है? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित होकर क्या बन जाता है, उसमें साहित्य की रचना होने लगती है, तो प्यारे बच्चों वो आपकी क्या कहलाती है? इसका जो राइट आंसर प्यारे बच्चों वो आपकी उपभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? उपभाषा। जब बोली थोड़ा सा अपने क्षेत्र को विकसित कर लेती है और उसमें साहित्य की रचना भी होने लगती है तो वो क्या कहलाती है? उपभाषा कहलाती है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आज की क्लास का, बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र प्यारे बच्चों पूछा है, आगरा, मथुरा, भरतपुर, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, झांसी, जालौन, दतिया। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 के पेपर में छपा था प्यारे बच्चों। तो बहुत आसान, देखो मैं आपको एक जहरीला ट्रिक बताने जा रहा हूँ। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और बुंदेल कहाँ है? बुंदेल हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेली आ गया ना, तो बुंदेली का क्षेत्र प्यारे बच्चों किस विकल्प में दिया गया है? तो आप कह दोगे सर तो बहुत आसान ट्रिक आपने बता दिया, ऑप्शन नंबर डी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? ब्रज जो है हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों? वीडियो परीक्षा 2018 में पेपर में छपा था सवाल। ठीक है, देखो तो देखो क्या कैसे करेंगे। देखो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं, उसकी जहरीली ट्रिक बताने जा रहा हूं। ठीक है, पश्चिम के कन्नौज में ब्रज बाबू खड़ा है, ये शॉर्ट ट्रिक है, सही से लिख लीजिएगा आप लोग। पश्चिम के कन्नौज में ब्रज बाबू खड़ा है, तो कन्नौज मतलब कन्नौजी कहाँ की है? पश्चिमी हिंदी की है। ब्रज मतलब ब्रज भाषा कहाँ की है? पश्चिमी हिंदी की है। बांगरू, बुंदेली
दोनों कहाँ की हैं? कहाँ की हैं? पश्चिमी हिंदी की हैं। और आपका एक था खड़ी बोली। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी होता है, ये भी कहाँ की है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कितनी बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी में? कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और एक क्या है? खड़ी बोली या कौरवी। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपका आज की क्लास का है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है प्यारे बच्चों? तो सभी लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड का टाइम है और उस 30 सेकंड में आपको बता देना है कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। ये आप सभी लोग कमेंट में टाइप करेंगे और आंसर तो बताना है कौन सी नहीं बोली जाती है। लेकिन आप पूर्वी हिंदी की सभी बोलियों को कमेंट बॉक्स में टाइप करके दिखा दो हमको। बहुत तेजी से सभी के कमेंट आ रहे हैं और आने भी चाहिए। जो लोग अभी भी नहीं सो के उठ रहे हैं ना, वो बिल्कुल सो के उठ जाएं, एकदम सो के उठ जाइए। तो प्यारे बच्चों आपको एक जहरीला ट्रिक बताए थे कि A B C अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। देखो अवधी भी है, बघेली, छत्तीसगढ़ी है, तो क्या नहीं प्यारे बच्चों, ये आपका जो आंसर है ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुरी। जयपुरी आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती प्यारे बच्चों। जयपुर पिंक सिटी के नाम से फेमस है ना, इसीलिए हमने इसका आंसर देखो पिंक कलर से दिया है। ये मात्र एक संयोग है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो बात समझ में आ गई। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत प्यारे बच्चों अवधी भी आती है, बघेली भी आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है, यानी A B C आती है। और जयपुरी कहाँ की है? यहाँ की नहीं है, राजस्थानी की है। कहाँ की है? राजस्थानी की है। प्यारे बच्चों चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो बिल्कुल सभी प्यारे बच्चों कमेंट करके आंसर देंगे कि कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे। तो सभी प्यारे बच्चों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? सभी प्यारे बच्चे कमेंट जरूर करिएगा। बुंदेली, बांगरू, हड़ौती, कन्नौजी। हड़ौती राजस्थान की है, बुंदेली, कन्नौजी। प्यारे बच्चों कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो आपकी कन्नौजी है। क्या है? कन्नौजी को सभी प्यारे बच्चे टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, कौन सी बोली बिहारी की बोली नहीं है? सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बता दो कौन सी बोली इसमें से बिहारी की नहीं है। जयपुरी प्यारे बच्चों, जयपुरी जो आपका है ये आपका है राजस्थानी। क्या शानदार कलर होता है पिंक, राजस्थानी। ठीक है, मैथिली, भोजपुरी, मगही। तो ये तीनों बिहारी की बोली हैं। भोजपुरी, मगही और मैथिली बिहारी की बोली हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है जयपुरी, ये बिहारी की बोली नहीं है प्यारे बच्चों, ये राजस्थानी की बोली है। कहाँ की है? राजस्थानी की बोली है। बाकी तीनों भोजपुरी, मगही और मैथिली कहाँ की है? बिहारी हिंदी की है। और आप सबको पता है प्यारे बच्चों कि जो मैंने आपको एक जहरीला ट्रिक बताया था, बिहार के भोजपुरी में मेथी महंगी है। मेथी से मैथिली, महंगी से मगही और भोजपुरी तो आपका ऑलरेडी पता ही बिहारी है। ठीक है, राउर खाना खाइन कि ना खाई हैं, राउर खाना खाइन। ठीक है, ऐसे बिहारी बोली में बड़ी मिठास है। ठीक है, चलिए भाई बच्चों अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है प्यारे बच्चों? सभी के पास 30 सेकंड का टाइम है। वांगड़ी,
कुमंजविल, दर्शाणी और डुडाणी। वन रक्षक परीक्षा 18 के पेपर में पूछा हुआ सवाल है प्यारे बच्चों, तो गलती तो बिल्कुल मत करिएगा। बताना है आपको कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है। सभी का आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अब आ जाना चाहिए। आलस छोड़ दीजिए और बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर है डुडाड़ी। जयपुरी का दूसरा नाम क्या बताया गया था प्यारे बच्चों? डुडाड़ी। क्या बताया गया था? डुडाड़ी बताया गया था। बात समझ में आ रही है? चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? प्यारे बच्चों सभी के पास 30 सेकंड का आंसर टाइम है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो प्यारे बच्चों बताएंगे हम लोग क्या? ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, मालवी। तो हिंदी का मानक रूप प्यारे बच्चों किस भाषा से विकसित हुआ है? तो आप बता देंगे प्यारे बच्चों कि ये जो हुआ है, सभी के कमेंट आंसर में, सभी के कमेंट आने चाहिए, बिल्कुल आंसर आने चाहिए। यूपीएसआई 17 में पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों, कहाँ भटक रहे हो? आपका ध्यान किधर है? मैथ विद कृष्णा इधर है। चलिए हिंदी का मानक रूप प्यारे बच्चों खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। जिससे है ना कि खुदी को करके बुलंद इतना, चढ़ाओ जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा, अबे उतरेगा कैसे। ठीक है चलिए अगले प्रश्न की बात है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती प्यारे बच्चों? हड़ौती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। यूपीएसआई 17 के पेपर में छपा था प्यारे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए 30 सेकंड के अंदर। सारे कमेंट एक किनारे छप जाने चाहिए लाइन से। हड़ौती बोली कहाँ की बोली है? तुक्का मत मारो प्यारे बच्चों, तुक्का नहीं काम चलेगा। तो प्यारे बच्चों हड़ौती बोली जो है वो राजस्थान की है। कहाँ की है प्यारे बच्चों? राजस्थान की है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? जहरीली ट्रिक बताया था मैंने। राजस्थान के जयपुर में मामा मेवा खिलाने गए। तो जयपुर के राजस्थान के जयपुर में, तो जयपुरी डुडाड़ी हो गया। मामा मतलब मालवी और मारवाड़ी हो गया। मेवा मतलब मेवाती हो गया। सारी कहानी ही खत्म हो गई। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं प्यारे बच्चों? 2, 3, 4, 5। तो अब आपको एक बहुत ही आसान शानदार ट्रिक देखो। पश्चिम के कन्नौज में ब्रज बाबू खड़ा है। अब देखो यही तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं प्यारे बच्चों। जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, तो एक एक को देखो ध्यान से कैसे करेंगे। देखो एक एक को। पश्चिम मतलब पश्चिमी हिंदी, कन्नौज मतलब कन्नौजी हो गया 1, ब्रजभाषा हो गया 2, बांगड़ू हो गया 3, बुंदेली हो गया 4 और खड़ी बोली हो गया 5। बात समझ में आ रही है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत प्यारे बच्चों, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रिमूव करते हैं। ठीक देखो देखो प्यारे बच्चों, इसका आपका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी 5। अभी आपने देखा था यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया। सारे बच्चों कहाँ है? टीजीटी की परीक्षा में पूछा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बीएड करने के बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां? कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगड़ू या हरियाणवी, बुंदेली और लास्ट है खड़ी बोली। खड़ी बोली का अन्य नाम
कौरवी, अन्य नाम क्या है? कौरवी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो सबको पता है कि मैंने आपको बहुत ही जहरीला शानदार ट्रिक बताया था, ABC। और ABC का मतलब प्यारे बच्चों, A से अवधि, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी बात समझ में आ रही है? तो छत्तीसगढ़ी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो पूर्वी हिंदी की। किसके अंतर्गत के? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी ABC। जहरीला ट्रिक था, एक्सलेटर, ब्रेक और क्लेच। चलो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है? वो आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी हिंदी। कौन सी है? पूर्वी हिंदी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक क्लास में आपको पूरी उपभाषा और बोलियां पढ़ा देंगे। बहुत पहले की वीडियो पड़ी है लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो एक बार फिर से उसी वीडियो को आपको बहुत ही और बेहतर और अपडेटेड बढ़ा देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास के अगले प्रश्न की बात करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका आज की क्लास का, और सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? आयोगात्मक, आकृति के आधार पर पूछा प्यारे बच्चों, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, प्रश्लिष्ट योगात्मक और अश्लिष्ट योगात्मक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको बताना है कि आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों, वो आपको टिक करना है क्या? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे प्यारे बच्चों। किसको करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे प्यारे बच्चों। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, श्लिष्ट योगात्मक। क्या है? श्लिष्ट योगात्मक है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एकदम बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूरे सेशन को देखना है। ठीक है, ये आज की क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों को लिया गया है। एक से एक प्रश्न है जो शायद कई बच्चे इसमें पहली बार सुन रहे होंगे। तो जब पहली बार सुन रहे हो तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, दोबारा ना सुनने की नौबत आए। ठीक है, धमकी दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। आपसे आपके घर वालों को बड़ी उम्मीदें हैं, इस समाज को भी आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि अगर आप पढ़े लिखे समाज में जाएंगे, आप पढ़े लिखे समाज को लेके जाएंगे तो समाज में क्या आएगा? एक संदेश जाएगा और एक समाज, अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो मैं चाहता हूं कि एक पढ़ा लिखा वर्ग जागरूक बने, एक अच्छे समाज का सृजन करे, जिससे अगले आने वाली पीढ़ियां इस समस्याओं से निजात पा जाए। जो ये बेरोजगारी नामक समस्या है, इससे हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाए? छुटकारा मिल जाए। तो बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? तो सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन, व्याकरण, बोली, स्वर। सभी के पास 30 सेकंड का टाइम है और आप सभी लोग इस 30 सेकंड के टाइम में अपने अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, तो मैंने कहा था ना UPSI 17 की परीक्षा में पूछा है प्यारे बच्चों, और इसका आपको बताया था मैंने आपको क्लास में कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपके प्यारे बच्चों क्या कहलाते हैं? सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं और अभी बहुत से बच्चे जो कमेंट में आंसर ही नहीं कर रहे हैं, तो सभी जुड़ जाइए और कमेंट जरूर करिए। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट विकल्प है, देखो, व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी पड़ती है? स्वर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्वर को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, स्वर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, लिपि चिन्हों के
क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सभी लोग राइट आंसर बताएंगे कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्ण समूह, वर्णमाला, अक्षर और वर्ण। तो सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल 30 सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं और उस 30 सेकंड में सभी के कमेंट बॉक्स में चिपक जाने चाहिए। किसी भाषा के लिखने की विधि क्या होती है? लिपि होती है। और उस लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बहुत ही शानदार प्रश्न है, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है, सभी ने आंसर कर दिया है, ऑप्शन नंबर बी, वर्णमाला। क्या होगा प्यारे बच्चों? वर्णमाला। वर्णों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ये भी आपका आया हुआ है, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2019 में पूछा हुआ है, यानी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आया प्यारे बच्चों। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो प्यारे बच्चों अंग और री और उ, अंग और आहा, आ और ई। तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो सभी के पास 30 सेकंड का टाइम है। ऐसी कौन सी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? सभी के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, अंग और आहा, ये मात्राएं तो हैं लेकिन इनका प्रयोग समावेश में स्वर में नहीं गिना जाता है। इसको प्यारे बच्चों क्या कहा जाता? देखो एक आपका जो अंग है ये आपका अनुस्वार है और जो आहा है ये आपका विसर्ग है और दोनों मिलके क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते प्यारे बच्चों। अयोगवाह की संख्या पूछेगा तो 2 बताएंगे, अनुस्वार की संख्या 1 बताएंगे, विसर्ग की संख्या 1 बताएंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? प्यारे बच्चों उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संयुक्त ध्वनि, द्वित्व ध्वनि, युग्मक ध्वनि और आपका एक संपृक्त ध्वनि। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण। एकदम नया प्रश्न है, एकदम नया प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका है, सभी लोग बता दीजिए, तुक्का नहीं मारिए, एकदम नया प्रश्न है। देखो अब आप लोग कहते हैं ना लेवल बढ़ाइए, तो ये कनिष्ठ सहायक 19 की परीक्षा में पूछा भी है और एकदम नया प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, संपृक्त ध्वनि होगा। क्या होगा? संपृक्त ध्वनि होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए तो ऐसे प्रश्नों को जरूर गौर कीजिएगा जो आपको पहली बार देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न है। हरस्वर, प्लुत स्वर, अनुस्वार और अनुनासिक। तो बिल्कुल सभी को आंसर करना है और बहुत ही आसान है। यूपी टेट में भी पूछा था, मंडी परिषद तो पूछा था, यूपी टेट में भी पूछा था इस सवाल को, ठीक है। और सवाल वहाँ पूछा था, जानते हैं क्या? उसने पूछा था ओम किस स्वर का उदाहरण है? ओम किस स्वर का उदाहरण है? ठीक है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल बहुत ही आसान है, मैंने पढ़ाया था क्लासरूम में, एकदम हूबहू कॉपी से छपा हुआ था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखो हर्ष स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ से अधिक जिसमें लगता है प्यारे बच्चों उसका नाम है प्लुत स्वर। क्या नाम है? प्लुत स्वर नाम है। चलिए ठीक है। जैसे नाटक में कहते हैं राम,
जब रावण मरता है बिना फल वाले बाण से और गिरता है मंच पर तो कहता है ना राम, ऐसे कहता है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? सभी लोग आंसर करेंगे। प्यारे बच्चों पहला है अयोगवा, अंतस्थ, उष्म और आगत। तो सभी लोग बताएंगे। देखो, ना तो स्वर में ना तो व्यंजन में की जाती है। तो प्यारे बच्चों आपको बताया गया था कि अयोगवाह की संख्या होती है 2। अयोगवाह की संख्या क्या होती है? अंग और आहा 2 होती है। तो इनकी गणना ना तो स्वर में होती है ना तो व्यंजन में होती है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? अयोगवाह। क्या होगा? अयोगवाह होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न पे आपको लेके चलते प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है और अनुस्वार की सहायता से होता है। तो प्यारे बच्चों जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है और आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 2019 के पेपर में आया हुआ सवाल है, तो सभी लोग आंसर करके बताएंगे कौन सा विकल्प सही है। सभी लोग आंसर करके बताएंगे। सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, देखो मैंने अभी इसके पहले बताया ना कि स्वरों का वर्गीय उच्चारण, स्वर बिना किसी की सहायता से ही बोले जाते हैं, स्वतंत्र होते हैं ना। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेंगे, स्वर बिना किसी सहायता से ही बोले जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, कौन सा स्वर का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? हर्ष, द्वित, प्लुत, संयुक्त। तो हर्ष स्वर 4 होते हैं, आ ई उ रे। प्लुत स्वर ओम राम जैसे होते हैं। संयुक्त स्वर ए ऐ ओ और औ 4 होते हैं। प्यारे बच्चों तो सब बचा क्या? बचा क्या उसी को बता देंगे हम लोग, एकदम पता है। हर्ष स्वर 4, हर्ष स्वर 4, संयुक्त स्वर 4, प्लुत स्वर में जैसे आप लिखते हो ओम, ठीक है। और आपका बच्चा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी यही सही है। स्वर का वर्गीकरण कौन नहीं है? द्वित्व नहीं है, द्वित्व नहीं है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से कृषि प्रावधानिक परीक्षा 2019 में आया हुआ सवाल है, यानी जितने सवाल आप देख रहे हो सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर के ही हैं। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा संयुक्त स्वर है? निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है प्यारे बच्चों? बड़ा ऊ, बड़ी ई, औ और आ। तो बिल्कुल सभी को राइट आंसर कमेंट करना है कौन सा संयुक्त स्वर है। देखो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये आपके हर्ष स्वर हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ और आपके क्या है? दीर्घ स्वर हैं। और संयुक्त स्वर में प्यारे बच्चों 4 आते हैं। मैं लिख देता हूँ ए ऐ ओ, ये 4 आते हैं। ए ऐ ओ और औ ये 4 आपके आते हैं संयुक्त स्वर में, जिसमें आपको देखना है कि कौन सा विकल्प है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। औ कौन सा है? औ। आपको पता ही है कि जो ये औ है इसका मेल आ और ऊ से मिलकर बनता है, आ और ओ से मिलकर बनता औ, ठीक है। और इसको आप लोग किस संधि में पढ़ते हो? वृद्धि संधि में पढ़ते हो। वृद्धि संधि में आप लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त स्वर होते हैं 4। चलिए स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? स्पर्श भी होना चाहिए, तो इसमें सब स्पर्श है। कंठ भी होना चाहिए, तो का वर्ग भी कंठ होता ही है।
अक्कू विसर्जनिया नाम कंठा, बताया था ना एक शॉर्ट आपको जहरीला ट्रिक बताया था ना, केटीएम डीओ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इसमें का, इसमें चा, इसमें टा, इसमें पा ता और इसमें पा, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, केटीएम डीओ, जहरीला ट्रिक था ये, ठीक है। तो कंठ ध्वनिया में का तो खा आएगा, का खा गा घा सब आएगा। अघोष, अघोष क्या होता है, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, अघोष में पहला दूसरा अघोष होता है, क्या होता है, पहला और दूसरा अघोष होता है। महाप्राण 1 3 5 अल्पप्राण 2 4 महाप्राण, तो इसमें एक बता दो कौन 2 है कौन 4 है। का खा, तो पहले तो अघोष कौन है, अघोष मतलब पहला दूसरा, तो देखो का तो गड़बड़ हो गया ना, का है नहीं, अच्छा है, स्पर्श भी है, कंठ भी है और अघोष भी है, पहला है अघोष भी है, और महाप्राण में क्या था दूसरा चौथा, तो का तो गड़बड़ हो गया, और का खा गा तीसरा, ये तो अल्पप्राण हो गया। अब खा जो है, का खा अघोष तो है, का खा गा घा, घा आपका अघोष नहीं है, इसलिए आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक कर लेंगे, खा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हो, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये, ऐसे प्रश्न में बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ता है, बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कंठ तालब्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, कंठ तालब्य ध्वनि कौन सी प्यारे बच्चों, ए रा शा आ उ। तो आपको पता एदतो कंठ तालु प्यारे बच्चों, क्या है एदतो कंठ तालु। तो सभी लोग बताएंगे कि एदतो कंठ तालु में कौन कौन आएगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए और ए क्या कहलाएगा, ए और ए आपका कंठ तालब्य में आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिए, बता भी दिया हमने ए और ए, ऑप्शन नंबर ए कंठ तालब्य है, मतलब कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं, कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन है, ए और ए हैं। चलिए प्यारे बच्चों वन रक्षक परीक्षा 18 में पूछा गया सवाल भी है। अगले प्रश्न की बात करते प्यारे बच्चों से, अगला प्रश्न आपका है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है, जिसमें सभी महाप्राण हों। तो सभी प्यारे बच्चों पहले जान लो कि महाप्राण जो होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर होते हैं, दूसरा और चौथा अक्षर होते हैं। 1 3 5 अल्पप्राण होते हैं, 2 4 आपके क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और सभी लोग कमेंट करके बिल्कुल बता दिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, का खा इसमें देखो दूसरे में, ये दूसरे नंबर पे आता है, चा छा दूसरे नंबर पे आता है, टा ठा दूसरे नंबर पे आता है। तो बिल्कुल आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। दूसरा चौथा ही तो मैंने कहा था कि महाप्राण होते हैं, तो सब इसमें दूसरा ही तो है, तो सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग ही तो है, खा छा ठा ता पा, ऐसा ना। चलिए चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात है, ये वन रक्षक परीक्षा 18 में भी पूछा हुआ सवाल है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है प्यारे बच्चों, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, या वा रा फा। तो देखो या जो है इच यसा नाम तालु, या जो है तालु है, ऋतुर्षाणाम मूर्धा ये आपका मूर्धा है, ये आपका ओष्ठ है। बच्चा क्या है बच्चों, दंतोष्ठ में वा आएगा, क्या आएगा, दंतोष्ठ में वा आएगा, वकार दंतोष्ठ। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दंतोष्ठ में प्यारे बच्चों आपका वा आएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। अर्धविवृत स्वर कौन सा है, अर्धविवृत स्वर कौन सा है, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। 4 विकल्प है, बड़ा आ, ए उ, ए उ। तो सभी प्यारे बताएंगे अर्धविवृत स्वर कौन सा है, बिल्कुल गड़बड़ी ना होने पाए।
सभी का कमेंट आना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, वन रक्षक परीक्षा 2018 में छपा था सवाल, और सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ लोगे तो जीवन सुधर जाएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों सभी के आंसर आने शुरू हो गए हैं, और अभी भी कुछ बच्चे सो रहे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। इस सेशन में तभी मज़ा आएगा जब आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, तभी इस सेशन को पढ़ने का मज़ा आएगा। ठीक है, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? तो सभी को आंसर करना है, गड़बड़ ना होने पाए। देखो दो चीज मैंने आपको बताया था, एक था अनुनासिक, अनुनासिक। तो प्यारे बच्चों सबको पता है कि अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है। लेकिन जिन ध्वनि का केवल मुख से उच्चारण होता है उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण केवल और केवल मुख से होता है उन्हें निर्नुनासिक कहते हैं। बात समझ में आ गई? जिससे आप कह दो ना कि आपको उच्चारण करना हो, किसका? आपको उच्चारण करना हो, देखो ध्यान से, आंसर तो आपका बी है। अगर आपको उच्चारण करना हो घर का, तो घर को नाक बंद करके भी बोलेंगे तो घर का उच्चारण ही निकलेगा। लेकिन अगर आपको अंगद कहना है तो अब नाक बंद करके बोलेंगे तो अंगद का उच्चारण अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जब कोई आपको नाक दबा के मारने का प्रयास करेगा तो आप किसको बुलाओगे? घर वालों को बुलाओगे, क्योंकि घर को बुलाने में आपको बिल्कुल नाक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अंगद को बुलाने में नाक की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ आ गई? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है आज की क्लास का, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। अंतस्थ और उष्म वर्ण मिला के कितने हैं? ये तो पूछा है, अंतस्थ और उष्म वर्ण मिला के कितने हैं? तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अंतस्थ की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? अंतस्थ की संख्या होती है 4, या रा ला वा। उष्म होते हैं 4, सा सा और हा। तो अब तो सभी लोग आंसर कर ही सकते हैं कि अंतस्थ और उष्म वर्ण मिला के कितने हैं। तो 4 और 4 प्यारे बच्चों 8 है। क्या होगा? 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं प्यारे बच्चों। वन रक्षक परीक्षा 18 में ये भी पूछा हुआ सवाल है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, रा का विवरण है। रा का विवरण है वर्तस्य है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण है, व्यंजन है। तो सभी प्यारे बच्चों बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। रा के बारे में क्या सही है, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे है। वन रक्षक परीक्षा 18 में आया हुआ सवाल भी है, सभी लोग बताएंगे इसके बारे में। सभी के आंसर बिल्कुल आने चाहिए, ध्यान से पढ़ लो। रा प्रकंपित या लुंठित है कि नहीं? या रा लावा में रा प्रकंपित या लुंठित है ना? तो बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर ए ही दिखेगा, साफ साफ। क्या दिखेगा? ऑप्शन नंबर ए ही दिखेगा, जिसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। प्रकंपित या लुंठित है कि नहीं? या और वह अर्धस्वर है, रा प्रकंपित या लुंठित है, और ला पार्श्विक व्यंजन है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही प्यारे बच्चों, कहीं से कोई संशय नहीं है ना। चलिए तो अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ से। ठीक है, एकदम आसानी से आपको एक कीवर्ड पकड़ना था। देखो सवाल आसान हो गया, सारे को जानना ही नहीं है। अघोष है, अल्पप्राण है, क्या मतलब है? एक पकड़ लिया ना आपने, लुंठित है तो लुंठित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, नया प्रश्न है। काकल्य वर्ण कौन सा है? या सा हा अड़ा।
या, सा, हा, अड़ा। सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल बता दो कमेंट करके कि काकल्य वर्ण कौन सा है। एकदम बहुत ही शानदार प्रश्न है, वन रक्षक परीक्षा 18 में छपा भी है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, हा। क्या होगा? हा आपका काकल्य वर्ण है। बात समझ में आ रही इतनी सी? ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, या का उच्चारण स्थान क्या है? या का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों? सभी को पता है, इच यशा नाम तालु। इच यशा नाम तालु। इच यशा नाम तालु में देखो, इच यशा नाम तालु तालव्य है। या कहाँ आ रहा है? छोटी ई, चा वर्ग, या, सा सब किस में आ रहे हैं प्यारे बच्चों? तालु में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? तालु में आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लेंगे, तालु। या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। कौन कौन आता है तालु में? छोटी ई, चा, या, सा, ये सब चा वर्ग पूरा आएगा, और या और सा किस में आएंगे? तालव्य में आएंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये प्रश्न आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। ठीक है, और आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया आज की क्लास में, बहुत मजा आया। तो ये प्रश्न आज की क्लास का आखिरी है। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण हैं? कौन सा व्यंजन महाप्राण है? अब महाप्राण में सबको पता है कि दूसरा और चौथा ही आता है, दूसरा और चौथा ही आता है। अब आपको बताना है कौन कौन से व्यंजन महाप्राण हैं। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कौन से व्यंजन महाप्राण हैं। तो ये जो आपके उस या संघर्षी व्यंजन होते हैं ना, ये महाप्राण होते हैं। सा, शा, शा और हा, ये आपके महाप्राण होते हैं। ऑप्शन नंबर आप प्यारे बच्चों टिक करेंगे डी वाले को। किसको टिक करेंगे? डी वाले को टिक करेंगे। शा, शा, शा और हा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपसे जुड़े रहे। तो अगली क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतर और इससे भी बेहतर प्रश्नों के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।